दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी की प्रवेश परीक्षा जो 17 सितंबर 2023 को हुई थी, उसका जो प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। तो ये इसके जो प्रश्न पत्र था ये दो पार्टों में जो वो डिवाइड था। इसके जो पहला पार्ट था उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और दूसरे जो पार्ट था उसका दूसरा पार्ट उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सब क्वेश्चन पूरे इसमें बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने था वो था कि चर्या पदों का रचयिता कौन है। आपके प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं कि चर्या पदों का रचयिता कौन था। आपके विकल्प थे कणहप्पा, सरहप्पा, डोम्बिपा और सबरप्पा। तो चर्या पदों के जो रचयिता थे वो थे सबरप्पा। और इसी तरह का एक और रचना है योगचर्या। ये चर्या पद और योगचर्या बहुत मिलते जुलते ये दोनों शब्द हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे कुछ लोग, ठीक है, और कंफ्यूज होते हैं। तो योगचर्या जो है वो डोम्बिपा की रचना थी, और चर्या पद जो है वो ये सबरप्पा की रचना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका डी, इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था कुमारपाल चरित किसकी रचना है। कुमारपाल चरित किसकी रचना है। तो आपके विकल्प थे धनपाल, ये सुप्रभावचार्य नहीं होगा, यहाँ पे सोमप्रभ सूरी होना चाहिए था, ठीक है। इसका जो बी है सोमप्रभ सूरी, देवसेन या हेमचंद्र। तो कुमारपाल चरित्र जो है वो हेमचंद्र जी की रचना है। आपका विकल्प डी सही हो जाता। अगर यहाँ पे कुमारपाल प्रतिबोध होता तो वो सोमप्रभ सूरी की रचना हो जाती, क्योंकि ये भी मिलती जुलती रचनाएं, और इस तरह की जो रचनाएं होती हैं मिलती जुलती, वो जो ये परीक्षाएं होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो इस तरह के प्रश्न हमें याद कर लेने चाहिए। जैसे चर्यापद हो गए, एक कुमारपाल चरित हो गए, ये मिलती जुलती हैं, मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक और रचना आगे भी बताऊंगा, वो भी पूछी गई है, तो वो मिलती जुलती होती है और इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं। मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था एक बार एक परीक्षा में। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि किसने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। किसने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपके विकल्प थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो विकल्प है वो सी सही हो जाता, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे था हमारा लोर कथा या लोर कहा किस कृति को कहा जाता है, ठीक है। लोर कथा या लोर कहा किस कृति को कहा जाता है। तो आपके विकल्प थे मधुमालती, पद्मावती, चित्ररेखा या चंदायन। तो आपका विकल्प डी सही हो जाता। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा जो वो कहा जाता है, और ये कहा था डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे था हमारा किस संप्रदाय में राधा को प्रमुखता दी गई है। किस संप्रदाय में राधा को प्रमुखता दी गई है। तो आपके विकल्प थे राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय, को चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि राधा आगे है जहाँ, तो राधा वल्लभीय संप्रदाय ही होगा। तो यहाँ पे हम एक अलग तरह से प्रश्न बन रहा था, और मुझे लगता है कि बहुत आसान सा प्रश्न था ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आदि कवि व्यास ने अपने जय काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था, ठीक है। आपका प्रश्न था आदि कवि यानी कि व्यास जी ने अपने जय काव्य यानी कि महाभारत को जय काव्य भी कहा जाता है, तो उसमें उन्होंने किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था, यानी कि उसका वर्णय विषय क्या था। आपके विकल्प थे अधर्म के पराभव और धर्म की जय, ध्वंस और हाहाकार, धर्म का ध्वंस अधर्म की जय, अन्याय की अंत और सत्य की जय। तो इसका जो सही विकल्प वो ए हो जाता, अधर्म की पराभव और धर्म की जय, ठीक है। ये उसका वर्णय विषय है महाभारत के युद्ध का, या महाभारत जो ग्रंथ है उसका, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे था आपका कौन सा रस वीर रस के निकट है, ठीक है। कौन सा रस वीर रस के निकट है। तो आपके विकल्प थे करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस या हास्य रस। तो वीर रस जो है वो रौद्र रस के अधिक समीप है, अधिक निकट है। तो आपका विकल्प सी सही हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है केशवदास की मुक्तक काव्य रचना है,
ठीक है, केशवदास की मुक्तक काव्य रचना है। आपके विकल्प थे कवि प्रिय, छंदमाला, रत्न बावनी या रामचंद्रिका। तो मुक्तक रचना जो केशवदास की इनमें है वो है कवि प्रिय, यानी कि ये इसका सही विकल्प हो जाता। आप अपने प्रश्नों को देखिए, जिन विद्यार्थियों ने इसका पेपर दिया है पीएचडी एंट्रेंस का, तो वो आपके अपने जो प्रश्न हैं वो देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से सही किए और कौन से उनके गलत हैं। तो आप अपना खुद का मूल्यांकन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न जो वो आगे भी जो पीएचडी की एंट्रेंस की परीक्षाएं होंगी उसमें भी बनने की संभावनाएं हैं। तो जो अन्य विद्यार्थी हैं वो भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था कि नाल सिंह भाट किस राजा के आश्रित थे। ठीक है, नाल सिंह भाट किस राजा के आश्रित कवि थे, इस तरह का प्रश्न होता। तो आपके विकल्प थे विजय कुमार, शिवपाल सिंह, ठीक है, शिव सिंह या विजय पाल या विजेंद्र पाल। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी हो जाएगा, विजय पाल। नाल सिंह भाट ने कौन सी रचना की थी, विजय पाल रासो। ठीक है, तो विजय पाल जो वो सी इसका सही विकल्प है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि किसके मत को आरोपवाद कहा जाता है। ठीक है, किसके मत को आरोपवाद कहा जाता है। तो आपके विकल्प थे शंकुक, भटनायक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त। ठीक है, रस निष्पत्ति जो है उस रस के सिद्धांत के जो आचार्य हुए, रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य, उनमें 4 आचार्य जो वो बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं ये। तो चारों आचार्य थे, तो इनके जो सिद्धांत हैं वो पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इनके जो दर्शन थे उनसे भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो यहाँ से प्रश्न हर बार बनता ही बनता है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, भट्टलोलट। ठीक है, भट्टलोलट आपका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे था हमारा ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है। आपके विकल्प थे बिहार, व्रज क्षेत्र, अवधिया, बंगाल। तो इसका विकल्प डी सही हो जाता, बंगाल। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है या कहा गया है। ठीक है, तो हंस पत्रिका, प्रतीक, अभ्युदय या सरस्वती। तो आपको पता ही है 20वीं शताब्दी का जो पत्रिका थी सरस्वती बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रही है, तो उसको विश्वकोश भी कहा जाता है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, सरस्वती इसका सही विकल्प है। उसके बाद आपका रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य या व्याख्याता कौन है। ठीक है, रस सूत्र के व्याख्याता, रस निष्पत्ति के या रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता कौन है। तो आपके विकल्प थे शंकुक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त या भट्टनायक। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाता है, यानी कि शंकुक। ठीक है, जो रस निष्पत्ति या रस सूत्र के जो पहले व्याख्याता आचार्य थे वो थे भट्टलोलट, उसके बाद भट्टशंकुक आते हैं, उसके बाद भट्टनायक आते हैं, और उसके बाद जो आपका आते हैं वो अभिनव गुप्त आते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है द्वैताद्वैत के संपादक या प्रवर्तक हैं, इसको हम द्वैताद्वैतवाद भी कह सकते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो आपके विकल्प थे वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य या सूरदास। तो इसका सी विकल्प सही हो जाता है, यानी कि निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है या संध्या भाषा कहा जाता है। तो आपके विकल्प थे बौद्ध सिद्ध, ठीक है, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि। तो आपका विकल्प ए सही हो जाता है। यहाँ पे बौद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। तो ये संध्या भाषा किसने कहा था बौद्धों की भाषा को, तो ये कहा था मुनिद्वय। ठीक है, मुनिदत्त और अद्वय वज्र जी ने। ठीक है, ये 2 विद्वान थे, मुनिदत्त और अद्वय वज्र। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको ऐसे लगे कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे था हमारा रुद्रट। वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं तो अर्थ अलंकार किसे माना या किसने माना। यहाँ पे किसने माना होना चाहिए था कि किस विद्वान ने उसको अर्थ अलंकार माना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है। तो आपके विकल्प थे दंडी, क्षेमेंद्र, वामन या आनंदवर्धन।
ठीक है। वक्रोक्ति जो अलंकार है वो कई विद्वानों ने इसे शब्द अलंकार माना है और कई विद्वानों ने अर्थ अलंकार माना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है, ये उन विद्वानों के लिए भी कंफ्यूजिंग था और हम लोगों के लिए भी कंफ्यूजन उन्होंने डाल दी हुई है। तो आपके विकल्प थे दंडी, क्षेमेंद्र या बामन या आनंद वर्धन। ठीक है। 66 का जो सही विकल्प था वो सी था, यानी कि बामन ने वक्रोक्ति को अर्थ अलंकार माना है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे था हमारा काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक किसने महत्व दिया है। ठीक है। काव्य में उदात्त तत्वों को सर्वाधिक किसने महत्व दिया है। तो आपका जो विकल्प था सही वो डी हो जाता है, यानी कि लॉन्जाइन्स ने दिया था। ठीक है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाता है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र से प्रश्न पूछ लिया गया था। उसके बाद कि किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती संस्करण या विलायती उत्थान कहा है। तो आपके विकल्प थे डॉक्टर नगेंद्र, सत्यदेव मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी हो जाता है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे था हमारा अरस्तु का समय क्या है या अरस्तु का समय क्या था। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाता आपका ए, यानी कि 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है। उसके बाद था हमारा उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। ठीक है। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। आपके विकल्प थे ए बेकर, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सत्र का बी हो जाता है, यानी कि प्रेमचंद जी ने कहा था। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे था हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक विषयों का उपन्यासकार नहीं है, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। ठीक है। तो आपके विकल्प थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा या सीपोजन सहाय। तो आपका विकल्प डी सही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सीपोजन सहाय आंचलिक उपन्यासकार भी उनको माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे डी सही विकल्प हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जो थे वो ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। ठीक है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया। आपके विकल्प थे गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या कारंत। ठीक है। आपके ये 4 विकल्प थे और इसका जो सही विकल्प था वो था आपका गिरीश कर्नाड ने किया था। ठीक है। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है। तो आगे विकल्प थे लिए आगे मलयज, विजय नारायण शाही या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाता आपका सी, विजयदेव नारायण शाही। उसके बाद है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो आपके विकल्प संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध या कहानी। तो इसका सही विकल्प सी होता है, यानी कि निबंध। और ये कछुआ धर्म जो निबंध है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है। उसके बाद है आपका रूपाव पत्रिका के संपादक हैं। तो आपके विकल्प थे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत या अगय। तो इसका सही विकल्प सी हो जाता। और रूपा पत्रिका का प्रकाशन जो है 1938 में सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था। इसके बाद था हमारा हिमहास किसका रेखा चित्र है। हिमहास किसका रेखा चित्र है। तो आपके विकल्प थे प्रकाश चंद्रगुप्त, नोखलेलाल शर्मा, ठीक है, नोखेलाल शर्मा, वियोगी हरिया, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही विकल्प डी हो जाता है, यानी कि रामकुमार वर्मा। उसके बाद था केशव की कला, काव्य कला किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। केशव की काव्य कला। तो आपके विकल्प थे कृष्णाशंकर शुक्ल, बलदेव उपाध्याय, राममूर्ति त्रिपाठी, लाला भगवान दीन। तो इसका ए विकल्प सही हो जाता है, यानी कि कृष्णाशंकर शुक्ल का ये आलोचनात्मक कृति है। उसके बाद था नई कविता के प्रतिमान किस लेखक की पुस्तक है। आपके विकल्प थे लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, आचार्य रामविलास शर्मा या राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प था वो हो जाता आपका लक्ष्मीकांत वर्मा। क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है, 2 प्रश्न पहले मैंने कन्फ्यूजन वाले आपको बताए थे और एक प्रश्न ये भी कन्फ्यूजन वाला है। ये है कि नई कविता के प्रतिमान। ठीक है। एक जो कृति और है वो है कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान जो है वो नामवर सिंह की रचना है। ठीक है। और नई कविता की प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा की जो वो रचना है। ठीक है। उसके बाद एक इनकी और रचना इसी तरह की आती है,
पुरानी प्रतिमान और नई निकष, नई प्रतिमान या कुछ इस तरह की रचना है, पुरानी प्रतिमान और नई निकष ऐसी एक रचना, वो भी लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ठीक है, तो ये भी एक इस तरह के कन्फ्यूजन प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। उसके बाद था किस काव्य को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य की संज्ञा से अभिहित किया है। ठीक है, आपके विकल्प ये रहे, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा अब। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस काव्य की संज्ञा से अभिहित किया है, ध्वनि काव्य। उसके बाद था आपका शंभु की हत्या नाटक के लेखक कौन हैं, माणी मधुकर, ये माणी मधुकर नहीं होगा, मणि मधुकर होगा, नरेंद्र कोहली, बलराज पंडित या लक्ष्मी नारायण लाल। तो 80 का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि नरेंद्र कोहली। उसके बाद आपका गद्य और पद्य का समावेश किस रचना में हुआ है। ठीक है, गद्य और पद्य का यामा में नहीं हुआ है, लोकायतन, यशोधरा या नीरजा। तो इसका सही विकल्प हो जाता आपका सी। ठीक है, यशोधरा जो ये खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, इसमें जो है वो गद्य और पद्य यानी कि इसको चंपू काव्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिकी कहा जाता है, काशिका कहा गया है। ठीक है, आपके विकल्प थे बैसवाड़ा और आरा भोजपुर। ठीक है, आरा या भोजपुर, ये दो क्षेत्र एक साथ दिए गए हैं, आरा भोजपुर, बनारस या मगध। तो आपका विकल्प जो वो सी सही हो जाएगा, यानी कि बनारस। ठीक है, बनारस का दूसरा नाम काशी भी है। तो बासी का क्या है विकल्प यहाँ पे सही, सी बनारस। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे था हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी ने, गणेश चंद्र है लिखा है यहाँ पे, गणेश चंद्र नहीं होना चाहिए, गणेश शंकर होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का संपादन कब किया। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का संपादन कब किया, आपको विकल्प दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए है, यानी कि 1913 में। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न था आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, आदिवासियों का संसार। पुस्तक के लेखक कौन है, आपके विकल्प थे मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, भारती बीणा या शरद सिंह। ठीक है, आपके ये विकल्प थे। तो इसका जो सही विकल्प था वो डी था, यानी कि शरद सिंह। अब हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी और आगे हमारा प्रश्न था मैं बोरी साइला, मैं बोरी साइला किसकी रचना है। ठीक है, ये उपन्यास है। तो आपके विकल्प थे अनामिका, महुआ माझी, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा और चित्रा मुदगल। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा। ठीक है, 85 का जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, महुआ माझी। तो ये आदिवासी साहित्यकार हैं। ठीक है, उसके बाद आगे था ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली है। आपके विकल्प थे बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। तो इसका जो सही विकल्प था वो ए था, यानी कि बुंदेली। उसके बाद था देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। ठीक है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग था आपको दिख रहा होगा, वो 7वीं 8वीं शताब्दी में जो सिद्धों की रचनाएं हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं, नाथों की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती है, वहाँ से हमें देवनागरी लिपि का प्रारंभ देखने को मिल जाता है 7वीं 8वीं शताब्दी से। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद था सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती की मृत्यु कब हुई। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे विकल्प दिख रहे होंगे। 2019 तो सबको ही पता है कि 2019 में उनकी मृत्यु हुई थी, परंतु यहाँ पे उनका विद जो है वो क्या पूछ लिया गया है, डेट। तो इसका 88 का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 15 फरवरी 2019 को उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इसका बी विकल्प सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। ठीक है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो आपके विकल्प थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था। तो हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना था, परंतु जो इन्होंने जो यूनिवर्सिटी की ओर से जो आंसर की आई है उसमें डी नगेंद्र दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न गलत है और इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद था हमारा यमक सतसई के लेखक कौन हैं। ठीक है, यमक सतसई के लेखक कौन है, मतीराम, वृंद, दीनदयाल या बिहारी। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि वृंद। उसके बाद था जटाशंकर किसके भाई हैं। ठीक है, 51 जटाशंकर किसके भाई हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग प्रश्न है ये, चिंतामणि, मतीराम और भूषण के जो चौथे भाई थे वो जटाशंकर थे। तो यहाँ पे मतीराम भी दिया हुआ है, चिंतामणि भी दिया हुआ है, और जो यूनिवर्सिटी की ओर से जो आंसर की आई है उसमें ए विकल्प सही है, चिंतामणि। ठीक है, परंतु यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 प्रश्न गलत हैं, ये 89 और 91। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न गलत हैं, तो ये तो सबको ही मिल जाएंगे नंबर इसके, मुझे ऐसे लगता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। तो 92 का आपको डी करना था, डी इसका सही विकल्प है, पंडित देवीदत्त शुक्ल। देखिए एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, इसके पीछे क्या कहानी है। जब 1903 से 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, तो 1910 और 1919 में वो किसी बीमारी के कारण जो वो अवकाश पे रहे, तो उस बीच जो है वो पंडित देवीदत्त शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और उसके बाद जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है, सरस्वती से जब उन्होंने कार्यभाग जो वो त्याग दिया, तो उसके बाद उन्होंने पद्मलाल पूनालाल बख्शी को वो रेकमेंड किया था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए, कि अब उसके बाद कार्यभार कौन संभाले, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, और कुछ समय के लिए उन्होंने कार्यभार संभाला भी था। ठीक है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने, मुझे लगता है कि 1-2 साल तक उन्होंने कार्यभार संभाला भी था, परंतु उसके बाद उन्होंने क्या किया था, तो आपको मैंने ये कहानी बता दी कि किस तरह की कहानी थी। तो 1920 के बाद जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से अपना हाथ उठा लिया था, तो उसके बाद पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने कुछ समय के लिए संपादन किया था, और उसके पश्चात जो है वो पंडित देवीदत्त शुक्ल ने फिर से पुनः ही प्रकाशन उसका किया था। ठीक है, यह संपादन किया था, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि गीतांजलि श्री, आपके लिए प्रश्न था, गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास पर बुकर अवार्ड से सम्मान प्राप्त हुआ, या बुकर अवार्ड जो है या बुकर प्राइज जो है वो उनके लिए, उनका जो कौन सा उपन्यास था जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला था। आपके विकल्प थे रेत समाधि, रेत की समाधि, रेत का टीला या रेत का मकबरा। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा, रेत समाधि। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण किसका भेद है। ठीक है, क्रिया विशेषण किसका भेद है। तो आपके विकल्प थे विशेषण, निपात, अवयव या समापिका। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, अवयव। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सर्वमुख। ठीक है, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिए की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है या वर्णित है। सर्वमुख नहीं होना चाहिए, चलो फिर भी एक पात्र है, तो ये जो पात्र था बनिया पात्र, अग्रवाल बनिया पात्र किस उपन्यास में उल्लिखित है। तो आपके विकल्प थे देवरानी जेठानी की कहानी, बामा शिक्षक या भाग्यवती या निस्सहाय हिंदू। तो इसका जो सही विकल्प था वो ए हो जाता है, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी। उसके बाद था कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। ये कथन किसका है। ठीक है, ये कथन किसका है। आपके विकल्प थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद था बुद्ध और नाच घर किसकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, बुद्ध और नाच घर किसकी काव्य रचनाएं, अगय, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन या मैथिली शरण गुप्त। तो आपका जो विकल्प है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और उसके बाद था हमारा प्रश्न कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये कथन किसका है। ठीक है, ये कथन किसका है। आपके विकल्प थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नकेंद्र और रामविलास शर्मा। ठीक है, 98 जो प्रश्न है
उसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन था। ठीक है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद था हमारा कि नदी के द्वीप। नदी के द्वीप आगे जी का उपन्यास है। को सुंदर पके फल में कीड़े, सुंदर पके फल में कीड़े की संज्ञा किसने दी? तो आपके विकल्प थे डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय, ठीक है, उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर गोपाल राय या मधुरेश। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? आपके विकल्प थे जहीदा हिना, उषा महाजन या प्रभा खेतान या मनीषा। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रभा खेतान। देखिए ये हिंदी का जो सेकंड पार्ट था इसके जो हैं वो प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगर आपको रिसर्च मैथडोलॉजी, ठीक है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन थे, अगर आपको उस तरह के वो भी चाहिए हों तो आप मुझे बता सकते हैं। ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपको चाहिए तो ये मैंने ऐसे लिख लिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस PDF में है। तो अगर आपको चाहिए हों तो आप बता सकते हैं, मैं इसके लिए दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। और हिंदी के जो प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप 50% देख सकते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। तो तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।